किसी ने बड़ी खूबसूरत सी लाइन लिखी है कि नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। नमस्कार साथियों, मैं रोशन आप सभी दर्शकों को आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये दौर चल रहा है बहुत ही मुश्किलों का, और इस दौर को अगर आपने पार कर लिया है, मतलब कि एक एक कदम आप बढ़ाते चलो सचिवालय की ओर। कहने का साफ साफ मतलब है कि आपको अभी भी पढ़ना पड़ेगा। पेश करता हूं आप सभी के बीच साइंस का टॉप 30 वीडियो। आज का वीडियो नंबर 2, जो कि मैं आपको मोशन चैप्टर पढ़ा रहा हूं। 1 नंबर ये वीडियो दे के जाएगा, क्योंकि मैंने जेएसएससी पैटर्न पे साइंस को डिजाइन किया है। यकीन करो पूरा 30 वीडियो कवर कर लेना, क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये मेरी श्योरिटी है। इस वीडियो को देखने के बाद सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, मोशन में यहीं से तो प्रश्न पूछा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि बल और गति के नियम। मैंने बताया आपको कि गति के 3 नियम जो कि न्यूटन ने दिए थे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फोर्स होता क्या है, बल। आप एक एग्जांपल के थ्रू कर लो। आप किसी को भी ये बात कहते हो यार फोर्स मत करो उसे कुछ करने के लिए, ये बात कहते हो। अर्थात ये है कि फोर्स का मतलब मैं आपको समझा दूं कि कोई भी वस्तु अगर वो आराम में है और हमने उस पर फोर्स लगा दिया तो वो मोशन में हो जाएगा, यानी कि वो गति करने लगेगा। और कोई भी वस्तु अगर गति कर रहा है तो उसमें हमने फोर्स लगा दिया तो वो आराम की अवस्था में आ जाएगा। जैसे एक बैटरी खराब हुआ, गाड़ी खड़ा हुआ है, उसको स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, धक्का लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है वो फिर मोशन में आ जाता है, तो गाड़ी फिर चालू हो जाती है। ये आप सभी को भी मालूम होगा। तो कहने का सीधा सा अर्थ है कि फोर्स जो है ना, वो गति को आराम की अवस्था में भी कर सकता है और आराम अवस्था में जो वस्तु है उसको गति में भी कर सकता है। और इसके कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैंने लिखा है, जो कि मैंने पहले बता दिया। आराम जो है वो गति में कर देगा, और जो गति में है उसको आराम भी कर सकता है। कौन? फोर्स, यानी कि बल के द्वारा हम इसको कर सकते हैं। दिशा को भी परिवर्तित कर सकता है, ये दिशा को भी बदल सकता है। जैसे कोई गाड़ी अगर जा रही है तो उसमें हमने फोर्स लगा दिया राइट की ओर, लेफ्ट की ओर, लेफ्ट या राइट की ओर, तो क्या हो जाता है वो, उसका दिशा भी हो जाता है। ठीक है। स्पीड, फोर्स के माध्यम से हम किसी भी वस्तु का स्पीड को रोक सकते हैं, या फिर फोर्स की मदद से किसी भी वस्तु को हम स्पीड में ला सकते हैं। ठीक है। तो ये स्पीड है। शेप एंड साइज, आकार और आकृति भी हम किसी चीज को फोर्स के माध्यम से बल लगाकर हम उसका आकार और आकृति भी बदल सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने फोर्स के बारे में बता दिया। अब फोर्स में पूछता क्या है कि फोर्स का एसआई यूनिट होता क्या है। तो मैं अपने कॉपी में आप लिख लीजिए कि फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। और यहां पे फॉर्मूला लिखा है कि फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, यानी कि मास इंटू एक्सिलरेशन बोलते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। और ये प्रश्न रिसेंटली एग्जाम जेएसएससी स्पेशल ब्रांच में पूछा था कि फोर्स इज इक्वल टू होता क्या है। तो आप याद रखिएगा, द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, यानी कि मास इंटू एक्सिलरेशन बोलते हैं। ठीक है। अब 2 चीज आइडेंटिफाई करने के लिए, फोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने लिखा है, एक लिखा है बैलेंस फोर्स जो कि संतुलित बल कहा जाता है, और एक लिखा है मैंने अनबैलेंस फोर्स जिसको असंतुलित बल कहा जाता है। अब इन 2 चीजों को समझिएगा, क्योंकि आपको डेफिनेशन में ये 2 वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, एक संतुलित बल और एक असंतुलित बल। फोर्स क्या होता है आपने समझ गया, रट्टा मार लो, न्यूटन इसकी इकाई है। और ये फॉर्मूला याद रखिएगा, फोर्स इज इक्वल टू माँ करके याद रखिएगा, माँ, F इज इक्वल टू माँ। ओके, तब आपको ये याद हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं कि बैलेंस फोर्स क्या होता है, संतुलित बल। तो देखो यहाँ पे मैंने डिजाइन बना के रखा है, एक पिक्चर आप सभी के सामने शो हो रहा है कि ये मान लीजिए मैंने कुछ रखा है यहाँ पे। ठीक है। और एक साइड से एक व्यक्ति खड़ा है और एक साइड से दूसरा व्यक्ति। ये टेबल के ऊपर मैंने कोई चीज को रखा है और 2 व्यक्ति जो है ना इक्वल बल लगा रहे हैं। मतलब कि ये जो बल है, इस साइड से जो बल लगाया जा रहा है वो भी 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, और इस साइड से जो बल लगाया जा रहा है टेबल पे रखी वस्तुओं पर, वो भी 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। यानी कि समान बल लगाए जा रहे हैं दोनों तरफ से। तो परिणाम इसका क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल बल लगाए जा रहे हैं, इक्वल फोर्स लगाया जा रहा है, तो इसका परिणाम, इसका वर्ग तो 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम क्या कहेंगे, संतुलित बल, अर्थात बैलेंस फोर्स, यानी कि दोनों तरफ से किसी ऑब्जेक्ट पे क्या लग रहा है, संतुलित बल लग रहा है। क्योंकि 10 न्यूटन यहां से भी लग रहा है
तो 10 न्यूटन यहां से भी लग रहा है। तो मैंने न्यूटन शब्द का उच्चारण किया, अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि आता है अनबैलेंस फोर्स। तो असंतुलित बल, जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि आप एक रस्सी खींचने वाला गेम खेलते होंगे बचपन में, कि अभी भी खेलते होंगे बहुत कोई। तो जब इक्वल बल लगता है दोनों के साइड, तो ना उधर कोई झुक पाता है और ना इधर कोई झुक पाता है। अब मान लो कि कोई यहाँ पे मोटा हट्टा खट्टा आदमी रस्सी खींच रहा है जो कि 10 न्यूटन बल लगा रहा है, और कोई पतला आदमी यहाँ से खींच रहा है रस्सी को जो कि 5 न्यूटन बल लगा रहा है। अब जीतेगा कौन? जो सबसे ज्यादा बल लगा रहा है, यानी कि जो 10 न्यूटन का बल लगा रहा है वही ना जीतेगा। तो यहाँ पे जो बल लग रहा है वो असमान है, अर्थात एक साइड 5 न्यूटन का बल लग रहा है तो दूसरी साइड कितना न्यूटन का बल लग रहा है? 10 न्यूटन का। तो ये जो आप सीख गए इस चीज को कि बैलेंस फोर्स किसको बोलते हैं, ये आपके समझ में आ गया होगा, और अनबैलेंस फोर्स किसको बोलते हैं। तो आई होप कि आपको फोर्स समझ में आ गया होगा। फोर्स किसको कहते हैं, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, और फॉर्मूला मतलब किसका गुणनफल है, मास इनटू एक्सीलरेशन। क्लियर? आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा, और यहां से प्रश्नों को पूछा जा सकता है। अब फोर्स को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया, अब बढ़ेंगे न्यूटन के द्वारा दिए गए 3 नियम, यानी कि गति के नियम। लेकिन उससे पहले जो आता है वो आता है केपलर। केपलर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ग्रहों की गति के नियम को दिया था। यानी कि ग्रहों के गति के नियम, अगर आपसे ये पूछे कि ग्रहों की गति के नियम किसने बताया था भाई, तो आपका जवाब होगा केपलर, जो कि गैलीलियो के सिद्धांत पर आधारित था। याद रखिएगा, केपलर ने ग्रहों के गति के नियम को बताया था। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन के गति के नियम। पहला लॉ बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने कॉपी में बड़े अक्षरों में ये बात लिख लीजिए कि पहला लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, और जेएसएससी सब इंस्पेक्टर 2017 में 3 बार एक ही परीक्षा में ये प्रश्नों को रिपीट किया गया था, और हिंदी में इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि जड़त्व का नियम न्यूटन के किस गति के नियम को भी कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा? न्यूटन के प्रथम गति के नियम को यह कहा जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया, आप इंग्लिश में इस चीज को लिख दीजिएगा। क्लियर? अब इसका डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं, आराम से इसको लिख दीजिएगा कि यदि कोई वस्तु आराम की अवस्था में है तो वो आराम की ही अवस्था में रहेगा, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति के ही अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। ये इसका डिफिनेशन है, यानी कि कोई भी वस्तु आराम की ही अवस्था में रहेगा, और कोई वस्तु अगर गति कर रहा है तो गति की ही अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल काम ना करे। एनी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन द रेस्ट एंड एनी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन द मोशन until and unless any external force applied on it। ये बात आप लिख दीजिएगा। फिर से मैं दोहरा देता हूं गाइस कि कोई भी वस्तु आराम की ही अवस्था में रहेगा। मान लीजिए कोई वस्तु आराम की ही अवस्था में है तो आराम में ही रहेगा, ये न्यूटन का पहला गति का नियम है। और कोई वस्तु अगर मोशन कर रहा है तो वो मोशन ही करेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। ये बात अपने दिमाग में, अपने सब चीज में बसा लीजिए कि न्यूटन ने क्या कहा था पहले नियम में, और इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, यानी कि जड़त्व का नियम भी। अगला पॉइंट जो कि एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है गाइस, इसको याद रख लीजिएगा कि न्यूटन के पहले गति के नियम का जो एग्जाम्पल है वो है कि जैसे हम बस पे बैठे हैं, अब बस रुकी हुई है, अचानक से बस जो है क्या करती है, वो चलना प्रारंभ कर दे, तो आप क्या करते हो, पीछे की ओर झुक जाते हो। तो ये न्यूटन के पहले गति का नियम का एग्जाम्पल है। दूसरा जो आता है कि चलती हुई गाड़ी जो है, मान लो आप किसी गाड़ी पे बैठे हुए हो और अचानक से गाड़ी चल रही है और अचानक से कोई ब्रेक मार दे तो आप आगे की ओर झुक जाते हो, तो इसको क्या कहेंगे? ये किसका एग्जांपल है, किस लॉ का एग्जांपल है? ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ये एग्जांपल है। तीसरा जो मैंने एग्जांपल लिखा है, पेड़ को हिलाने पर जो फूल गिर जाते हैं ना, वो भी किसका एग्जांपल है? वो न्यूटन के प्रथम गति के नियम का एग्जांपल है। इसका पूरा संपूर्ण पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में डेफिनेशन के साथ, यानी कि जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं उसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़िएगा, आपका सिलेक्शन और साइंस में 100% श्योरिटी है कि आपका स्कोर हो जाएगा। पेड कोर्स हमारा चल रहा है, मैं आपको बता दूं गाइस, जेएसएससी सीजीएल का। अगर आपको इसमें जुड़ना है तो न्यूनतम प्राइस में आप पेड कोर्स में आप हमारे शामिल हो सकते हैं, जहां पे कुल 6 सब्जेक्ट की तैयारी न्यूनतम दामों में। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा इस नंबर पे, मैं आपको उस कोर्स से जरूर इनरोल करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं न्यूटन्स के सेकंड लॉ, उससे पहले अपने को पढ़ना होगा लीनियर मोमेंटम।
अब हम बढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन की ओर। उससे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा रेखीय संवेग अर्थात लीनियर मोमेंटम के विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन बताया, यानी कि F इज इक्वल टू मा बताया। उसी प्रकार से आप याद रख लीजिएगा P इज इक्वल टू एम इंटू भी, यानी कि P इज इक्वल टू एम भी, जहां पे P को मैंने रिप्रेजेंट किया है लीनियर मोमेंटम के लिए, और m से हो गया हमारा मास और v से हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी किसको कहा था मैंने कि चलती हुई चीज को, यानी कि कोई चीज गति कर रही है, स्पीड में जा रही है, और उसको मैंने अगर दिशा दे दिया है कि आपको इस साइड जाना है, तो वो स्पीड ना कह के हम उसको वेलोसिटी कहेंगे। तो द्रव्यमान एक और दूसरा मैंने वेलोसिटी बताया, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, मान के लेते हैं ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और ये साइकिल जो है ना वो 5 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है। स्पीड साइकिल का 5 किलोमीटर है। अब इसको 5 किलोमीटर स्पीड से साइकिल इसको अगर ठोकर मारता है तो शायद थोड़ा बहुत लगेगा, थोड़ा बहुत वो गिरेगा, बस इतना ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अगर ट्रक 5 किलोमीटर की स्पीड से आए तो शायद ये इसकी मौत हो जाए, शायद क्या मौत ही हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी जो है, यहाँ पे गति जो है वो 5 का है, लेकिन फैक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो डिपेंड इफेक्ट कर रहा है किसके, कौन कर रहा है, यहाँ पे मास कर रहा है। तो ये एक एग्जांपल हो गया, यानी कि ट्रक का मास तो बहुत ही ज्यादा होता है ना, तो इस चीज को समझिएगा। दूसरा शायद आप इसको बेहतर से समझेंगे, क्रिकेट बॉल। आप एक टेनिस बॉल ले लो छोटा सा, और मैंने एकदम धीरे से मारा, ऐसे करके आपके आंख में मारा, आंख के ऊपर मारा, तो शायद आपको चोट नहीं लगेगा। वेलोसिटी एकदम छोटा, मतलब कम है, स्पीड जो है उसका वेलोसिटी वो बहुत कम है। मैंने धीरे से आपको मारा, ऐसे करके भी मारा, अगर जोर से भी मारा तो आपको चोट नहीं लगेगा। लेकिन वही ड्यूज बॉल ले लेते हैं और मारते हैं वही स्पीड से, शायद आपको चोट लग जाए, शायद आपका आंख फूट जाए। मान लो कि ऐसे करके आप वो जो बॉल होता है ना टेनिस बॉल, जो ऐसे से दबाने से दब जाता है, उससे मैं जोर से आपको मार दूं तो आपको चोट शायद नहीं लगेगा। इसमें क्या है, मैंने तेज गति से वेलोसिटी को दिया है, और अगर मैं वही ड्यूज बॉल से आपको मारूं आपकी आंखों में तो शायद वो फूट सकता है। यानी कि देख रहे हो ना, वेलोसिटी और मास दोनों पे डिपेंड कर रहा है। जैसे अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, ये सारे एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ, लीनियर मोमेंटम की मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे बुलेट है, बंदूक है, गोली को अगर मैं आपको इस तरीके से मारूं तो आपके अंदर घुसेगा क्या, आपके शरीर के अंदर घुसेगा क्या, नहीं घुसेगा। लेकिन उसको अगर मैं बंदूक से मारूं तो आपके अंदर घुस जाएगा। वो छोटा सा है, उसका मास ज्यादा नहीं है। यहाँ पे देखो ट्रक वाला एग्जांपल में मैंने क्या बताया था कि ट्रक का मास ज्यादा था, तभी ना ये एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन बुलेट में क्या है, वेलोसिटी ज्यादा है। देख रहे हो ना, दोनों चीज रहना चाहिए लीनियर मोमेंटम के लिए। यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, जैसे अगर बंदूक से चलते हैं तो बहुत ही तेज गति से जाएगा, तो उसका वेलोसिटी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब जो आता है मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी वस्तु में जो गति की जा रही है वो किस पे डिपेंड करती है। एक तो वो किस पे डिपेंड करेगी, वो मास पे डिपेंड करेगी, और एक डिपेंड करेगी वो वेलोसिटी पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। अब हम चलेंगे जो कि आता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो डेफिनेशन है वो है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, यानी कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ये आप याद रखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, ये आप याद रखिएगा। और इसके एग्जाम्पल जो है वो आता है कि कोई भी खिलाड़ी जो फील्डिंग कर रहा होता है, वो बॉल जब आता है तो वो बॉल को कैच लेते समय ऐसे पीछे कर लेता है, तो ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। कार में सीट बेल्ट का उपयोग कर रहा है, यानी कि आप कार ड्राइविंग कर रहे हो तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हो। अगर आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करोगे तो अब आगे झुक जाओगे, यानी कि जब भी ब्रेक लगेगा तो आप बाहर फेंका भी जाओगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने बताया आपको वो सेकंड लॉ के बारे में बताया। तीसरा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान है, और इसको कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है, इस लॉ को, यानी कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, जिसको एक्शन एंड रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यानी कि किसी भी चीज पे अगर आप क्रिया करते हैं तो उसका प्रतिक्रिया भी आपको मिलेगा, ये बात आप समझिएगा। और एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है कि गोली चलाने के दौरान जो है ना, गोली चलाने के दौरान क्या होता है, आप ऐसे कंधा पे गोली चलाते हो तो जैसे ही आप गोली चलाते हो तो ये पीछे की ओर झटकता है,
आगे बुलेट निकल रहा है लेकिन आपका जो कंधा है वो पीछे की ओर हो जाता है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन का ये एग्जाम्पल है। दूसरा है रॉकेट जब उड़ता है तो देखते हो पीछे से आग निकलता है, ये भी किसका एग्जाम्पल है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। पानी की नाव जो चलते हैं पानी में तो वहां पे हम लोग बांस से ऐसे करते हैं, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? पीछे की ओर ढकलते हैं, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। और चौथा जो आता है स्विमिंग करना, पानी को आगे तैर के आगे आना, ये भी किसका एग्जाम्पल है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल। अब जेएसएससी क्या पूछेगा वो मैं आपको बता दूं, और क्या पूछा है वो भी बता देता हूं। जेएसएससी ने अभी तक मोशन वाले चैप्टर में क्या पूछा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को किस नाम से जाना जाता है? फोर्स इज इक्वल टू व्हाट और P इज इक्वल टू व्हाट, ये पूछा है। फोर्स का SI यूनिट पूछ चुका है अभी तक, और इसके एग्जाम्पल पूछे हैं। सेकंड लॉ ऑफ के एग्जाम्पल पूछे हैं, थर्ड लॉ के एग्जाम्पल पूछे हैं, और फर्स्ट लॉ के भी एग्जाम्पल पूछे हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है, ये चीज को भी किसने पूछा है? जेएसएससी ने पूछा है। एक शॉर्ट में मैंने लिखा था केपलर, ये भी प्रश्न जो है ना SI वाले एग्जाम में पूछा है। यानी कि मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं जो जेएसएससी पूछता है। पढ़ने के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा लंबा है, लेकिन इसका संपूर्ण PDF, मैंने कहा ना, इसका संपूर्ण PDF जो है मैं पेड कोर्स में प्रतिदिन इस वीडियो के बाद प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस। इसी प्रकार से मैंने मोशन वाले चैप्टर को एकदम 20 मिनट में समाप्त कर दिया है। कल का 12 मिनट और आज का 10-12 मिनट जो भी है समाप्त हो गया, यानी कि कम समय में ज्यादा तैयारी। इतना कर लो, काम हो जाएगा। 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चन करा दूंगा साइंस का, जेएसएससी उससे बाहर नहीं पूछेगा। आई एम श्योर गाइस 18 से 19 मार्क्स साइंस में आएगा। यकीन ना हो तो देख लीजिएगा, रात 9 बजे लाइव जरूर आइएगा। और झारखंड वॉरियर टेलीग्राम में आपका इंतजार हो रहा है, प्लीज करके ज्वाइन कर लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दे दिया गया है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।